व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो मापन किया जाता है, इसके दो तकनीक होते हैं, एक विद्यार्थी तकनीक होती है, एक व्यावसायिक तकनीक होती है। चार अलग अलग खांचों में इसे बांटकर इसका व्यक्तित्व मापन किया जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले एमएमपीआई के बारे में बात करते हैं। तो हैथवे और मैकिनले नाम के दो मनोवैज्ञानिक थे। आपको बताना है पहले मुझे कमेंट करके कि एमएमपीआई 02 कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया। पहले एमएमपीआई था जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कहीं हुआ था और हैथवे और मैकिनले ने इसके ऊपर काम किया था। हैथवे व मैकिनले, आपको बताना है कि कौन से वर्ष में यह अस्तित्व में आया, कौन से वर्ष में यह अस्तित्व में आया। हां तो नहीं ही तो पूछा है। हे विद्यार्थियों, नहीं ही तो पूछा, इसीलिए तो विषयात्म बोधन है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो आत्म प्रतिवेदन तकनीक नहीं है। वो आपकी कौन सी तकनीक है? वो आपकी तकनीक है प्रक्षेपी तकनीक। ये बाकी की आत्म प्रतिवेदन तकनीक है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। उसने पूछा आत्म प्रतिवेदन तकनीक कौन सी नहीं है, तो हमारा विषय आत्मबोधन परीक्षण होगा। मतलब हद्दी है भाई। अरे समझ में आयो को नहीं? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आया कि नहीं आया समझ में? अरे भाई साहब, सरल सा क्वेश्चन है, ऐसी गड़बड़ मत करो। पैरों पर कुल्हाड़ी मार के नहीं आ रहे हो तुम, तो पैरों को काट के आ रहे हो आरी से। कर ले, नहीं कुल्हाड़ी कौन मारा, मैं तो काट शा पकाना आरी से। कुल्हाड़ी तो पुरानी टेक्निक हो गई। हद्दी है भाई। मैं यही तो बता रहा हूं कि ये तीनों तो आत्म प्रतिवेदन तकनीक है, सी आत्म प्रतिवेदन तकनीक नहीं है, और यही तकनीक पूछी गई है, इसलिए ये सी इसका आंसर है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब सुनो, एमएमपीआई बिल्कुल हैथवे मैकिनले ने इसको स्थापित किया था, लेकिन 1989 में इसमें बहुत ही व्यापक परिवर्तन हुए, और उन व्यापक परिवर्तनों के आधार पर इसको और बेटर तरीके से तैयार किया गया, और उसके बाद इसका जो मिनेसोटा मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, इसका जो अंग्रेजी में नाम है, वो अस्तित्व में चलता है। मिनेसोटा वो शहर है जिसके अंदर मिनेसोटा स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी जो है, वहां इसे तैयार किया गया था। तो मिनेसोटा जो अमेरिका का शहर है, उस शहर के नाम पर इसे रखा गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि बिने साइमन टेस्ट को 1916 के अंदर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कर दिया गया था बुद्धि में, क्योंकि उसके बाद जब आपके टर्मन ने 1916 में जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के नाम पर उसे रख दिया। इस तरह से समझने की कोशिश करो। तो एमएमपीआई जो है, उसमें खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें करीब करीब 567 वाक्य होते हैं, 567 स्टेटमेंट होते हैं जिनके आपको जवाब देने होते हैं। भाई आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ। आपको कोई व्यक्ति आपके घर में कोई नया मेहमान आ जाता है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, बिल्कुल हो जाता हूं। ऐसे करके कई से प्रश्न होते हैं जिनके हाँ ना सही गलत जो भी है, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, उस हिसाब से इनके जवाब दिए जाते हैं, और उन उत्तरों के आधार पर व्यक्ति खुद ही जवाब दे रहा है। देख लो, व्यक्ति स्वयं ही अपने बारे में बता रहा है कि मुझे ये दिक्कत है, ये नहीं है, और उसके आधार पर उसका चुनाव हो जाता है। इसमें 3 तो व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण मापनियां हैं, और 3 के बाद 10 इसमें उपमापनियां हैं। उपमापनीय का मतलब है कि जिसके अंतर्गत यह तय किया जा सके कि व्यक्ति को कैसी समस्या है, कैसी दिक्कत है, कैसी प्रॉब्लम है। मतलब उन 10 मापनियों के आधार पर तय किया जा सके कि इस व्यक्ति का जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है वो कितना है, या हाइपर एक्टिविटी का लेवल कितना है, या मनोविदालता कितनी है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि साइकोटिसिज्म इसके अंदर कितना है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं कि ये उपमापनियां इसमें रहती हैं। ठीक है, आइजेंक की जो व्यक्तित्व प्रश्नावली है वो भी आपकी व्यक्तित्व मापन के आत्म प्रतिवेदन तकनीक के अंतर्गत ही आया करती है। बिल्कुल 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 10 गुणों का मापन नहीं किया जाता, 10 के साथ 3 वैधानिक मापनियां और होती हैं इसमें, LMK
13 गुणों के ऊपर एक पूरी चर्चा है, सीधे सीधे मत रटो, 10 गुणों का मापन किया जाता है। क्लियर है सबको? आगे बात समझ में। राजस्थान से मलिक और जोशी थे, भारत से मलिक और जोशी थे, माफ कीजिएगा, उन्होंने इसका भारतीय संस्करण तैयार किया। मलिक एवं जोशी, ये दो महत्वपूर्ण प्रोफेसर रहे हैं भारतीय साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, और इन दोनों के द्वारा इसका यह सेक्शन तैयार हुआ। इन दोनों के द्वारा इसे भारतीय संस्करण जो है वो इसका तैयार हुआ। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। और अगला प्रश्न है ये, इसमें क्या समझना था मुझे ये बताइए अलका जी। इसमें समझने जैसा कुछ था ही नहीं, सरल सी चीजें हैं। 5 चीजें मैंने बताई हैं जिनको आपको याद रखना है ताकि आप गलत ना करके आए। अशोक कुमार जी, 1943 के दशक में इसका पहला संस्करण आया था। इसका दूसरा संस्करण जो वर्तमान में प्रचलित संस्करण है वो इसका उसी साल आया था जिस साल का मैंने यहां पर नाम दिया है। आपके सामने जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर दीजिए। कंचन जी बार बार एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि कामा में सेंटर आ सकता है क्या? कंचन जी, कामा क्या राजस्थान का जिला है? मुझे बताइए। इस प्रकार के प्रश्न क्यों करते हैं जिन प्रश्नों को के उत्तर नहीं दिए जा सके? बताओ। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे। कैटल के परीक्षण कारक विश्लेषण के ऊपर आधारित है। बिल्कुल आपको पहचानना है असत्य कथन। मैं कह रहा हूं ये टॉपिक में हम 1 घंटे की क्लास में 10 सवाल लेकर आते हैं मुश्किल से, लेकिन पूरे के पूरे टॉपिक को कवर किया करते हैं। कैटल का व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है, उसमें आपको कारक विश्लेषण होता है जिसको फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। इसीलिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इसको पीएफ टेस्ट भी बोला करते हैं, क्योंकि इसे पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट कहा जाता है। पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, ठीक है। और कितनी इसके अंदर पर्सनालिटी हैं? 16 व्यक्तित्व कारक पर्सनालिटी हैं। कैसे हैं 16 व्यक्तित्व कारक पर्सनालिटी? गॉर्डन आलपोर्ट का जो आप याद कीजिए व्यक्तित्व कारक, जिसकी कल हमने बात की थी, जिसके अंदर प्रधान तत्व की हमने बात की थी, हमने केंद्रीय तत्व की बात की थी, हमने गौण तत्वों की बात की थी, और इन सभी को आधार बनाकर गॉर्डन आलपोर्ट ने 3 प्रकार से व्यक्तित्व के विश्लेषक गुणों के अंतर्गत उसे परिभाषित किया था। जब रेमंड कैटल जब इस विचार के ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर भी काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी के 4500 के करीब शब्द लिए और उन शब्दों को एक दूसरे से जोड़ते हुए मिलाते हुए, जैसे मान लो गुस्सा और मान लो खीज, फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करो, गुस्सा और खीज, तो कुछ कुछ हद तक दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस तरह से करके उन्होंने व्यक्तित्व के 16 मूल कारक बताए। कितने कारक बताए? 16 मूल कारक। हालांकि उन्होंने कुछ सतही कारक भी बताए थे, तो मूल और सतही कारक बना के उन्होंने इन 16 मूल कारक यानी कि सोर्स ट्रेट के आधार पर कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का हो सकता है। इस परीक्षण का आधार मैंने जैसा कि अभी अभी बताया, आलपोर्ट के अनुसंधान में उन्होंने जो 4500 शब्दों का शब्दकोश इस्तेमाल किया था उसी को आधार बनाया था, तो यह भी कथन सही है। लेकिन इस परीक्षण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह परीक्षण छोटे बच्चों पर नहीं, बड़े बच्चों पर, विद्यालय स्तर के, जो उच्च विद्यालय स्तर के जो बच्चे हैं उन पर और वयस्कों पर प्रयोग किया जा सकता है, छोटे बच्चों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको आप ऐसे भी समझ लो, इस क्वेश्चन का अगर आपको पता ना हो तब भी समझ लो कि यह बात कर रहा है कौन सी तकनीक की। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कहा, जैसे
अब मुझे वो बताना, वो विद्यार्थी, मैं आपको एक बहुत सरल तकनीक बता रहा हूं, सारे प्रश्नों पे नहीं लागू होती, लेकिन अगर आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो ऐसे कम से कम 5 से 10 प्रश्न आपके रीट की परीक्षा में होते हैं जिनका जवाब सिर्फ कॉमन सेंस से दिया जा सकता है। पिछले ही प्रश्न में हमने देखा कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्रिया में आत्म प्रतिवेदन तकनीक थी, उसमें कैटल का प्रतिवेदन भी शामिल था। कैटन के प्रतिवेदन शामिल का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बताए, दैट्स इट। मान लो आप में से किसी विद्यार्थी को इस प्रश्न का उत्तर ना भी पता हो तो एक बार कॉमन सेंस लगाकर सोचो कि क्या छोटा बच्चा, उसको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, किसी मानसिक विकार से या किसी पर्सनैलिटी के किसी द्वंद्व से गुजर रहा है, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे आप इस प्रश्न का उत्तर चाहो तो इस तरह से भी दे सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चीजों को रटोगे तो बहुत सीमित और संकुचित होकर ही निर्णय ले पाओगे, लेकिन अगर अपने इस दिमाग के इस जीवन विस्तार का अगर आपने उसकी परिधि को अगर खोल दिया, अगर आपने इसको और वृहद स्तर पर सोचना शुरू किया, चिंतन शुरू किया, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके दिमाग से दूर चला जाए या कोई क्वेश्चन आपसे ना कर पाए। ठीक है, क्लियर है? इसको और क्या जूम करूं, स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। 144 पिक्सल को 360 पिक्सल पे जाकर चेक कीजिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, बड़े सरल से टॉपिक हैं, लेकिन पिछले 2 लेक्चर से तुम लोगों में वो वाली बात नहीं नजर आ रही। ऐसे मत करो। अगले क्वेश्चन से पे आइए। अगला क्वेश्चन है हरमन रोशा के परीक्षण से जुड़ा हुआ। हरमन रोशा का जो परीक्षण है उससे जुड़ा हुआ है। टाइप ए बी सी डी योगी कमॉन, कल की क्लास में जाके चेक करो, बहुत डिटेल में समझा रखा है। हरमन रोशा का परीक्षण बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरमन रोशा एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यह बात जानने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि हरमन रोशा का यह जो परीक्षण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रोजेक्शन टेक्निक के अंतर्गत आता है। यानी वो परीक्षण जिसमें व्यक्ति को वाकई पूछा नहीं जाता कि तुझे क्या दिक्कत है, व्यक्ति की अनुक्रियाओं को नोट किया जाता है और अनुक्रियाओं के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि इस व्यक्ति को वाकई में समस्या कैसी है। हरमन रोशा के इस परीक्षण की बात करते हैं तो हरमन रोशा के इस परीक्षण में करीब करीब 10 कार्ड लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो 10 कार्ड व्यक्ति को दिखाए जाते हैं और उन 10 कार्डों में जो व्यक्ति को दिखाई देता है उसके आधार पर वो निर्णय लेता है कि उसे क्या नजर आ रहा है। 2 मिनट लीजिए, एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए, चिंता मत करो। 5 कार्ड इसमें काले और सफेद होते हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड होते हैं, और 3 कार्ड रंगीन होते हैं, 2 कार्ड लाल रंग के होते हैं। यह गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, 3 रंगीन कार्ड 3 होते हैं विद्यार्थियों, 3 कार्ड रंगीन होते हैं और 2 कार्ड जो होते हैं वो इसमें होते हैं लाल रंग के, 2 कार्ड। तो यह गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया ये। अब आइए, मैं आपको हमेशा कहता हूं ना कि चीजों को प्रैक्टिकल होकर देखो, रटो मत, किताबों के जरिए प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करो। हरमन रोशा के एक्सपेरिमेंट में जो 10 कार्ड आया करते हैं वो 10 कार्ड कुछ इस तरह के होते हैं। उनमें से सबसे फेमस जो कार्ड है वो ये कार्ड है जिसको आप इस वक्त देख पा रहे हो। अब मैं बताता हूं कि हरमन रोशा का ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है। पहले तो इस एक्सपेरिमेंट को आप चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं जो हरमन रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट जो होता है, जिसको स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं, उस इंक ब्लॉट टेस्ट को कंडक्ट करवाया करते हैं। ठीक है, अब आइए समझने की कोशिश कीजिए। इस फोटोग्राफ को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये मुझे चमगादड़ जैसा दिख रहा है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये मुझे एक नकाबपोश व्यक्ति जैसा दिख रहा है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये मुझे लग रहा है कि कोई बिल्ली है जिसके 2 कान हैं। आप देख पा रहे हो?
देखो मैंने 3 यहां पर आपको व्यक्तित्व के मापन की चीजें बताई और आप स्वयं बता पाएंगे कि बिल्कुल तीनों ही ऐसी ही चीजें हैं, मुझे लग रहा है, बिल्कुल देखने में समझ में आ रहा है। ये इस तरह के एक्सपेरिमेंटल कार्ड्स व्यक्तियों को दिखाकर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है इसे देखकर, क्या तुम्हें इसे देखकर डर लग रहा है, क्या तुम्हें इसे देखकर कुछ चीज याद आ रही है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे आपको क्या नजर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ विद्यार्थियों को, अब कमेंट करके बताओ में से कुछ विद्यार्थियों को ये जरूर एक नकाबपोश डेविल लग रहा होगा कि सर ये देखो मुझे 2 आंखें नजर आ रही हैं। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर ये मुझे चमगादड़ लग रहा है। कुछ विद्यार्थियों को लगेगा सर ये मुझे एक बिल्ली नजर आ रही है जिसके कान हैं दोनों तरफ आए हुए, या कोई जानवर की आकृति है। ये यहां पर आपका परीक्षण जो है आपका ये यहां पर समझ में आ रहा है, तो यहां पर इसके हिसाब से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है और इसके आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। अब जैसे वो मैं जो एक लाल स्याही की बात कर रहा था, ये लाल स्याही का एक धब्बा है। कुछ विद्यार्थी को लगेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सर 2 व्यक्ति हैं आपस में हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को लगेगा कि सर ये मुझे किसी व्यक्ति के शरीर के अंग जैसा नजर आ रहा है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये मुझे तो यहां पर एक रॉकेट जैसा नजर आ रहा है बीच में। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर एक फूल नजर आ रहा है। तो जरूरी है कि किस प्रकार से व्यक्ति को क्या चीज नजर आती है, दिखाई देती है, उसके आधार पर व्यक्तित्व के मापन का परीक्षण किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। और यह हरमन रोशा का टेस्ट है जिसको व्यक्तिगत रूप से हम इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इंक ब्लॉट टेस्ट से। इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट इसको कहा जाता है। इसी इंक ब्लॉट टेस्ट के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि 5 तो आपके होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। अब बताओ मुझे रंगीन कितने होते हैं और आपके कलरफुल कितने होते हैं? 2 मिनट पहले पढ़ा है। देखो अगर वास्तव में 2 मिनट पहले पढ़ा हुआ याद नहीं है तो यह वाकई में बहुत ही दुखदाई स्थिति है। अभी आपको बहुत तरक्की, बहुत मेहनत करने की जरूरत है कि अगर 2 मिनट पहले कोई चीज बताई और आपको अब भी याद नहीं है तो ठीक है। 2 तो इसमें होते हैं लाल और 3 होते हैं इसमें रंगीन। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से वो कार्ड दिखाकर व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसे क्या लग रहा है और उसमें करीब करीब 24 अक्षरों का एक संकेत होता है, अलग अलग अक्षर होते हैं। उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाता है। वो हमारे डिटेल में इतना ज्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं है। हमें इंक, और आज की तारीख में सबसे सफलतम टेस्ट जो है उनमें इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। उसके संबंध में आपको असत्य कथन छांटना है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के संबंध में आपको असत्य कथन छांटना है कि इसके बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, बताइए थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के संबंध में असत्य। असत्य हो सत्य हो एक ही बात है। ज्यादातर विद्यार्थियों के सही जवाब आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का आंसर है सभी सत्य हैं। चाहो तो आप इसको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के संबंध में सत्य कथन बोल देते तब भी एक ही बात होती। मुझे बताइए कि टीएटी यानी कि विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में आपके कुल जमात कितने कार्ड इस्तेमाल होते हैं? कुल जमात कितने कार्ड होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। कितने कार्ड इसमें होते हैं इस परीक्षण में, क्योंकि यहां पर भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। विषय आत्मबोधन परीक्षण, बताइए बताइए भाई, इस परीक्षा में इस सिस्टम पे कितने कार्ड इस्तेमाल होते हैं? टोटल कितने कार्ड हैं इसमें?
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ज्यादातर विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। एक विद्यार्थी यहां पर पूछ भी रहे हैं कि बताओ 31वां कार्ड किस काम आता है। अरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा सब्र रखो, हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन तयशुदा मैं क्रमबद्ध तरीके से चला करता हूं, इसीलिए व्यक्तित्व चल रहा है, लोग अगर बाल विकास के सवाल पूछते हैं मैं हैंडल ही नहीं करता हूं ऐसे सवालों को। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को क्रमबद्ध करने की जरूरत है। आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप क्रमबद्ध नहीं हैं। समझने की कोशिश करो क्या होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इस प्रश्न के उत्तर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट देख लो क्या होता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में इस प्रकार के कार्ड होते हैं जिन पर चित्र बने हुए होते हैं। यह ऑफिशियल थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का एक फोटोग्राफ है। जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना 30+1 कार्ड दिखाया जाता है, तो उस 30+1 कार्ड में जो 30 कार्ड दिखाए जाते हैं उनमें से एक कार्ड आप इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग कार्ड है, ये एक अलग कार्ड है, 2 कार्ड कहने का अभिप्राय है कि आप देख पा रहे हैं। ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंतर्गत दिखाई देने वाले कार्ड हैं। विद्यार्थियों, इसमें जो 30+1 का सेगमेंट है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि 10 कार्ड होते हैं पुरुषों के लिए। ध्यान से सुन लो, 10 कार्ड होते हैं स्त्रियों के लिए और 10 कार्ड होते हैं जो होते हैं कॉमन, जो कि दोनों जेंडर के लिए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से इस्तेमाल होते हैं। तो एक व्यक्ति पर कितने कार्ड इस्तेमाल होंगे? एक व्यक्ति पर गुरुजी 20 कार्ड इस्तेमाल होंगे, क्योंकि पुरुष पर पहले पुरुष के कार्ड दिखाए जाएंगे, फिर उसको कॉमन कार्ड दिखाया जाएगा। स्त्री को स्त्री का कार्ड दिखाया जाएगा, फिर कॉमन कार्ड दिखाया जाएगा। अब ये सारे कार्ड दिखाने के बाद विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, ये सारे कार्ड दिखाने के बाद करीब 24 घंटे के अंतराल में फिर एक खाली कार्ड प्रस्तुत किया जाता है। वो जो एक तावड़ मचा रखी ना एक भाई मारो के, वो एक कार्ड की काम आवे, ओ बताओ, वो सुन लो। एक खाली कार्ड होता है जिसपे कुछ भी नहीं बना हुआ होता, सिंपल सपट साफ कार्ड होता है। अब क्या होता है कि पहले जब ये सारे कार्ड व्यक्ति को दिखाई जाते हैं, ये सारे कार्ड दिखाने के बाद उस बच्चे को, उस व्यक्ति को पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी महिला को ये कार्ड दिखाए जा रहे हैं और बोला कि आज जो गेल न बैठी है इन तने देखकर कोई कहानी याद आ रही है क्या? कहानी या कथानक पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात, कहानी लिखने को नहीं दिया जाता। आप कह रहे हो, सोच रहे हो कि कहानी लिखने को दी जाती है। उसे कहा जाता है कि इसको देखकर क्या कोई कहानी तुम्हारे दिमाग में आ रही है? क्या तुम्हें कुछ लग रहा है कि ये क्या है? बोला हाँ गुरुजी, मन नई लुगाइन देखकर मेरी सासू याद आ रही है। बाबी मैया कोई काम कुम करो ना, ये देखती रखा बीननी कद गलती करे, कद एकदम एक माजना खराब करूं ऐसे के सामने। तो एक मजाकिया तौर पर एक सरल से भाषा में मैंने एक बात कही आपको, हो सकता है आप इसे और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएं, समझ पाएं। या फिर यहां पर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि किसी पुरुष को दिखा दिया गया, या कॉमन कार्ड है ये, तो देखो यहां पे पुरुष और स्त्री दोनों है, तो ये कॉमन कार्ड है। अब इस प्रकार के कार्ड दिखाकर व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको क्या इसको देखकर कोई कथानक, कोई किस्सा याद आ रहा है? आप या आपके कोई साथी अगर एसएसबी का इंटरव्यू दिए हुए हैं या फिर जानते हैं कि एसएसबी के इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, तो एसएसबी के इंटरव्यू के प्रोसेस में कुछ हद तक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी हुआ करता है। वहां भी बच्चों को एक कार्ड दिखाया जाता है और बोला जाता है कि इसके ऊपर एक कथानक या कहानी तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंतर्गत हुआ करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये पूरा कॉन्सेप्ट, जिस तरह के ये प्रश्न है, इस तरह, अब जैसे ये 2 व्यक्ति हैं, ये हाथ मिला रहे हैं, तो ये पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कार्ड है। उसके बाद खाली कार्ड है, और वो खाली कार्ड जो है वो उसे देखकर कहा जाता है कि बताओ भाई, इस खाली कार्ड को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, पहले चरण में 10-10 कार्ड दिखाए जाएंगे, तत्पश्चात आपको जो एक खाली कार्ड है वो, फिर आपका होता है साक्षात्कार। फिर आपसे पूछा जाता है कि एक आपको इस कहानी में हीरो कौन नजर आ रहा है। जैसे ये पूरा कथानक है, आपको हीरो कौन नजर आ रहा है इस कहानी में। उसे पूछा जाता है कि इस कहानी का थीमेटिक एप्रिसिएशन पूछा गया ना, थीमेटिक एप्रिसिएशन, तो क्या थीम लग रही है इस कहानी की, थीम क्या नजर आ रही है इस कहानी की। ये सारी चीजें उस व्यक्ति से पूछी जाती हैं, और इसके अंतर्गत करीब 28 मानवीय व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, करीब उनका मापन इसके अंतर्गत कर दिया जाता है, उनका इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण या मापन कर दिया जाता है। ठीक है सर, इन सब के नाम कैसे याद रखें? नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक जितनी चीजें आ रही हैं वो तो समझ में आ ही रही है ना, धीरे धीरे लगे रहो, सारी चीजें याद हो जाएंगी, चिंता मत करो। ठीक है, क्लियर है?
इस प्रकार से उनसे कुछ ना कुछ बात पूछी जाती है, साक्षात्कार लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आपने अगर यह बात कही तो इसके पीछे कारण क्या था, और वो सारी चीजें, वो सारे परिणाम एक एक करके फिर डिड्यूस किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले अब इस प्रश्न पर चलते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ये आपका क्रिस्टीना मॉर्गन और हेनरी मरे, दो जो प्रेमी प्रेमिका थे, उनके द्वारा ये तैयार किया गया। इसीलिए दोनों ने बराबर बंटवारा रखा, बोला 10 तो थाड़ला कार्ड राक्षा, 10 मारला राक्षा, 10 डकैत का दोनवा का रखूंगा, ऐसे करके पूरा मामला सेट किया दोनों ने। तो बिल्कुल ये कथन अपने आप में सत्य है। कार्ड में व्यक्ति को चित्र के आधार पर कहानी बनानी होती है, कहानी कहनी होती है, कहानी लिखनी होती है। डिपेंड करता है कि मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक कार्य कर रहा है। पहले व्यक्ति को रंगीन कार्ड दिखाया जाता है, यानी चित्र वाला कार्ड दिखाया जाता है, और बाद में उसको खाली कार्ड दिखाया जाता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। अब आपको बताना इसका सही उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। एवरी स्टेटमेंट इज राइट। सारे ऑप्शंस हैं जो हैं वो अपने आप में करेक्ट हैं, क्लियर हैं। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो। क्लियर है या नहीं है, एक बार मुझे बता दो। बोलो भाई। हाँ, समान नहीं रहता तो मुर्रे जगह, अरे मुर्रे पुरुष था मेरे दोस्त। क्रिस्टीना मॉर्गन, महिला क्रिस्टीना मॉर्गन थी। ठीक है, एंडी मरे जो था वो आपका पुरुष था। हेनरी मरे, सॉरी नॉट एंडी मरे, हेनरी मरे। ठीक है, आ जाओ। यहां पर इस प्रश्न को हमने देखा, तो अब मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली सोच के बताना, मैं पूछूंगा नहीं। ये पूरा जो टेस्ट है ये कितने चरण में होता है? अगर आपने वाकई मेरी कक्षा के इस स्टेटमेंट को सुना है तो मुझे बताओ। कितने चरण में होता है? कितने चरण में होता है मुझे बताओ। कितने चरण में होता है ये टेस्ट? ये टेस्ट कितने चरण में होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 चरण में होता है। 3 चरण में। तीन चरण में होता है। ठीक है, पहले व्यक्ति को रंगीन कार्ड दिखाया जाता है, फिर काली कार्ड। पूरा हमने धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन किया। अगले प्रश्न पर आओ। बाल संप्रत्यक्षण परीक्षण के बारे में बताओ। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। कई बार मुझे लगता है तुम सवाल नहीं पूछते, तुम जानना चाहते हो कि अच्छा आ पॉइंट तो गुरुजी बताए को नहीं, ओ पॉइंट और पूछा गुरुजी ने, क्या ना आवे है को नहीं आवे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर एक चीज को बहुत तयशुदा तरीके से मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का जवाब दो। जो विद्यार्थी कह रहे थे ना कि सर इस प्रश्न को, हाँ तो असत्य कोई भी नहीं है ना उसमें, इसीलिए सारे सत्य हैं, सारा सत्य आंसर आ गया, असत्य कोई है ही नहीं उस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, बीएस चंद्रवत बन्ना जी, ये प्रश्न गलत है, मैं माफी चाहता हूं आपसे, बहुत बहुत माफी। ठीक है, बहुत बहुत आभार। प्रश्न ही गलत है। मतलब ये होती है प्रक्षेपण तकनीक, जिसको समायोजन में हम पढ़ते हैं ना, कुछ समायोजन के अंदर प्रक्षेपण तकनीक होती है। करना ना, मैं तो सही गया, सारो सवाल ही गलत हो। इसको प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं। क्लियर हो गया? आप बोलते हो ना कि कैसे प्रक्षेपण तकनीक होती है। बाल संप्रत्यक्षण परीक्षण समझो। अब बच्चे जो होते हैं कई बार वो भी मनोग्रंथियों से, मनोरोग से ग्रसित हो जाते हैं। कई बार बच्चों में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कहते हैं कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट नहीं हो सकता, तो उनके लिए
बाल संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी आपका जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट कैट है वो इस्तेमाल होता है। रीट एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है इससे। इसमें क्या होता है, 10 कार्डों का प्रयोग होता है, ध्यान से सुनना, और समान रूप से बालक और बालिका के लिए किया जाता है। और वहां पर जो मानव के चित्र थे वो मानव के चित्र वहां पर बदल दिए जाते हैं पशु से। ये जो बी स्टेटमेंट है, ये बी स्टेटमेंट सीधा सीधा रीट पूछ चुका है एक बार एज इट इज कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट जो है आपका उसके अंदर क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से आ जाओ, अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने तैयार किया? एक क्वेश्चन एक बार फिर पूछ लेता हूं, किसने तैयार किया? हे भगवान, 20 कार्ड का यूज होता है ना? अरे भाइयों, 30 कार्ड टोटल थे आदमी पर, 10 आदमी अड़ाउसी, 10 कॉमन अड़ाउसी, तो 20 ही तो हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। लियोपोल्ड बैलक ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। कई क्वेश्चनों के तो सही जवाब दे देते हो तुम, गुड। रोजेनविग चित्रगत कुंठा परीक्षण में उपयोग लिए जाने वाले जो कार्ड हैं वो कौन से हैं? चित्रगत कुंठा परीक्षण बताइए। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट जो है जिसके अंतर्गत कुंठा का मापन होता है रोजेनविग की, उसका उत्तर बताओ मुझे। उमा चौधरी ने टेट का भारतीय संस्करण तैयार किया था। उमा चौधरी ने चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट नहीं तैयार किया था, टेट का जो भारतीय संस्करण है वो उमा चौधरी द्वारा तैयार किया हुआ है। क्लियर है? आ जाओ अब बताओ इसका। अरे खाली कार्ड होता है, साफ सपट ऐसे पन्ना होता है खाली, उसको दिखाया जाता है और बोला जाता है बता भाई इसको देखकर भी तुझे कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 31वें कार्ड की जानकारी स्पष्ट नहीं करी आपने। थे यार पड्डो को, नहीं तो कोई चीज सरलता से समझा रहा हूं उसको समझ क्यों नहीं रहे हो? अपनी दाल गड़ाने की कोशिश कर रहे हो। बताओ भाई, रोजेनविग चित्रगत कुंठा परीक्षण में जो कार्डों की संख्या है वो कितनी होगी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो ध्यान से, जिनको इस क्वेश्चन का उत्तर भी नहीं समझ में आया चिंता मत करो। मैं कहता हूं कई बार प्रश्न अपने आप में उत्तर को बताता है। 16 कार्ड तो सर व्यक्तित्व प्रश्नावली में पढ़े थे, 31 कार्ड हमने अभी अभी देखे हैं टेट के अंतर्गत, 10 कार्ड हमने देखे हैं चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट में। तो चित्रगत कुंठा परीक्षण जो है वो इस प्रकार का होता है कि यहां पर व्यक्ति के सामने 24 कार्टून कार्ड इस्तेमाल होते हैं और इसमें संवाद लिखने के लिए खाली स्थान बने रहते हैं। कुछ इस तरह का कार्ड होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक तरह का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या चलता रहता है रोजेनविग चित्रगत कुंठा परीक्षण में। और इस तरह से दो, जो आपने कॉमिक्स अगर पढ़ी हुई हो तो कॉमिक्स में जिस तरह से दो किरदार बात करते हैं उस तरह से बने हुए रहते हैं। आपको उसमें संवाद लिखने होते हैं। क्या लिखना होता है? संवाद लिखना होता है कि ये दरअसल बात क्या कर रहे हैं, ये दोनों कार्टून कैरेक्टर्स बात क्या कर रहे हैं। और उनके संवाद जो होते हैं उन संवादों के आधार पर तय किया जाता है कि दरअसल क्या समस्या है व्यक्ति को और किसके कैसी उसको भग्नाशा या कैसी उसको कुंठा है, कैसी उसको कुंठा है,
या भगनाशा है या फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, इसका भारतीय संस्करण जो है वो राजस्थान के जयपुर के बहुत ही सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक श्री उदय पारिक जी द्वारा तैयार किया गया था। उदय पारिक जी, जिनका हालिया कुछ बरस पहले देहांत हो गया था। आपको पता होना चाहिए, मनोविज्ञान के विद्यार्थी हो, कि भारत के बहुत ही गिने चुने, या फिर यूं कहूं कि विश्व के गिने चुने मनोवैज्ञानिक, जिनमें भारत के भी कुछ मनोवैज्ञानिक शामिल हैं, उनमें श्री उदय पारिक का नाम बहुत ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। जयपुर के निवासी हैं। ठीक है, तो रोजेनविग चित्रगत कुंठा परीक्षण में जो कार्डों की संख्या है वो 24 है। 24 कार्ड इसके अंतर्गत इसमें लिया गया है। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में। अगले प्रश्न पर आओ। प्रश्न और पढ़ लेते हैं कि बिना समय व प्रश्नों की बाधा, बाढ़ नहीं है, यह बाधा है, बिना समय और प्रश्नों की बाधा के लिया गया साक्षात्कार क्या कहलाता है, बताइए। अगले प्रश्न पर आओ। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या होगा इसका आंसर। वो विधि जो आपकी व्यवहार परक विधियों में सबसे ज्यादा कारगर होती है वो होती है साक्षात्कार विधि। साइकोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं, या फिर जिस सभी स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी का एक्सपर्ट तो एक ही आदमी हुआ है और वो हुआ है सिगमंड फ्राइड। तो वो सभी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो अगर किसी मनोरोग से जुड़े हुए व्यक्ति का जब चिंतन करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो साक्षात्कार विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ चिंतन करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, कैसी दिक्कत है, और उसका जिसको हम कहते हैं ना काउंसलिंग के जरिए ये काम किया करते हैं। साक्षात्कार विधि में सबसे पहले आता है असंरचित, जिसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के सामने ना प्रश्नों की बाधा होती है, ना उससे प्रश्न फिक्स पूछे जाते हैं, ना समय फिक्स पूछा होता है, और उसका